सातवीं से। सातवीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार स्थिति में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए बाहर लाए, उन्हें दरबार में हाजिर लगाए और उन्हें सही सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत महामंडलेश्वर पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक अनुदाहरण ढाका में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग वे अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। दंती दुर्ग ने हिरण्यगढ़, जिसका शाब्दिक अर्थ होता सोने का घर, नामक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना यानी क्षत्रिय में जन्म न होते हुए भी क्षत्रिय द्वारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर सेन और गुर्जर प्रत्यार हरिश्चंद्र। ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन इन्हीं नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती तीन भुवनों को स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बात किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी भूमि का
दावा करता था। राजा से व्यापारियों से भी लिया जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है मिट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कामदाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारंपरिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि भी उल्लिखित थे। ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। साथ साथ उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की सरजमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः या दंडशाल में जाती थी। सेना में ऐसा भी होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी अपने ओहदों पर बने होते थे। नागभट्ट की उपलब्धि। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में बिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार है। आंध्र वैभव शून्य, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, नॉर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया।